दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स चल रही थी और क्वांटम मैकेनिक्स में अपन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दोस्तों डिस्कस कर लिए थे और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी तो उनको अपन डिस्कस करते हैं और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स की अपन बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जो पोस्टुलेट्स, उसके बाद में अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं। कंसीडर ए सिस्टम, कंसीडर ए सिस्टम, कंसीडर ए सिस्टम whose initial state, whose initial state, consider a system whose initial state at t is given by in terms of a is given in terms of a complete orthonormal set, orthonormal set of three vectors phi 1 cat, phi 2 cat, phi 3 cat as क्या है ये t इक्वल्स टू 0 टाइम है दोस्तों, एज साई x 0 कैट बराबर ये अपन को दे रखा है 1/√3 phi 1 कैट प्लस a phi 2 कैट और प्लस 1/√6 phi 3 कैट। ठीक है, वेयर a इज रियल कांस्टेंट, वेयर a इज रियल कांस्टेंट। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that psi x 0 cat is normalized to unity। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा है, सेकंड ऑप्शन पूछा है, यहां लिख रहा हूं सेकंड। क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। इफ द एनर्जीज corresponding to phi 1 cat, phi 2 cat and phi 3 cat is given by E1, E2 and E3 respectively, write down the state of the system, at any later time t, at any later time t। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी
डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम of finding the system at time t in the state phi 3 cat। ये क्वेश्चन पूरा दोस्त है। अपनी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन अपने पास में आ सकता है। जैसे मान लो ये दे दिया, ये आ सकता है, ये दे दिया, थर्ड वाला आ सकता है, लेकिन ये अपने नेट का क्वेश्चन है, ठीक है, गेट में भी आया हुआ है। तो अपन को ये देखना है, कंसिडर ए सिस्टम हुज इनिशियल स्टेट एट टी बराबर इज गिवन बाई एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ 3 वेक्टर्स, कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ऑर्थोगोनलिटी और ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ये, यानी फाई 1 ब्रा फाई 1 कैट इक्वल्स टू 1, ऐसे ही फाई 2 ब्रा फाई 2 कैट इक्वल्स टू 1। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब दोस्तों क्या है कि फाई 1 ब्रा फाई 2 कैट फाई 1 कैट एस बराबर 1 होगा, फाई 2 ब्रा फाई 2 कैट बराबर 1 होगा, और ऐसे ही फाई 3 कैट फाई 3 बराबर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि कैसा दे रखा है ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ 3 वेक्टर्स। और फाई 1 का फाई 2 के साथ में 0, फाई 2 का फाई 1 के साथ में 0, फाई 2 का फाई 3 के साथ में क्या होगा, सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होगा 0 होगा। ये अपन को दोस्तों दे दिया है, क्वेश्चन पूछा है पहला ही कि भाई नॉर्मलाइज टू यूनिटी है तो ए का मान कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो ए का मान कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, इस ऊपर वाले को जो लिखा हुआ उसको मिटा रहा हूं। पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट साई एक्स 0 इज नॉर्मलाइज टू यूनिटी। तो नॉर्मलाइज टू यूनिटी है तो दोस्तों सी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अपन ये जानते हैं, सी एन मोड का स्क्वायर, ठीक है। सी एन का मतलब है इसका खुद के साथ में साई एक्स 0 साई एक्स, साई का इसका ये अपन क्या ले लेंगे, ये कैट में है, इसका ब्रा ले लेंगे और ब्रा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इसको खुद से मल्टीप्लाई अपन को करना है। तो देखो यहाँ से साई एक्स 0 ये अपने पास में ये हो गया, तो यहाँ से इंप्लाइज दैट, यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, यदि इसको आपको ब्रा में लिखना है तो साई एक्स 0 ब्रा इक्वल्स टू 1/√3 फाई 1 ब्राकेट प्लस ए फाई 2 ब्राकेट प्लस 1/√6 फाई 3 ब्रा, ठीक है। और इसको इससे प्रोडक्ट करना है, तो ये तो क्या हो जाएगा साई एक्स 0 ब्रा साई एक्स 0 1, यानी ये 1, या ऐसे ही अपन कर लो। तो 1/√3 को 1/√3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का 1 से करोगे प्लस 1/√6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। जो भी गुणांक है उनका स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 समेशन है। गुणांक ये रहा 1/√3 a 1/√6, ये अपन ने पढ़ा है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसको सॉल्व कर लें अपन, ये हो गया 1/3 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/6 बराबर क्या हो गया ए हो गया। जो कांस्टेंट है उन सबको उधर ले जाओ, तो implies that a square equals to 1 minus 1/3 minus 1/6, एलसीएम ले लो 6, तो 6 minus 2 minus 1, तो कितना हो गया 3/6 यानी 1/2। तो a स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या हो गया √1/√2, a इक्वल्स टू कितना हो गया 1/√2 हो गया। तो पहले का आंसर ये आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ये यदि आ गया तो अपना वेव फंक्शन अब क्या बन गया, एग्जैक्ट ए की वैल्यू जो थी कमी थी वो ए की वैल्यू अपन ने निकाल ली। तो ए अब अपना वेव फंक्शन क्या बन गया, एक्स टी इक्वल्स टू 0 टाइम पे साई एक्स 0 कैट इक्वल्स टू 1/√3 फाई 1 कैट प्लस 1/√2 फाई 2 कैट प्लस 1/√6 फाई 3 कैट बन गया। अपने पास में ये वेव फंक्शन आ गया क्योंकि अपन ने ए की वैल्यू यहाँ से अपन ने निकाल ली है, ठीक है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो देखो इसमें प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड कैसे करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 1 स्टेट, फाई 1 स्टेट की प्रोबेबिलिटी अपन कैसे फाइंड करें भाई, बराबर C1 मोड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा
1/√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/3। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका है, जो गुणांक है उसका स्क्वायर। ऐसे ही phi2 स्टेट की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो गया C2 का मोड स्क्वायर यानी 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1/2। ऐसे ही phi3 स्टेट की प्रोबेबिलिटी बराबर कितना हो गया, phi3 स्टेट की प्रोबेबिलिटी बराबर कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ phi1 स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ phi2 स्टेट, phi2 कैट स्टेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ phi3 कैट स्टेट बराबर कितना हो गया भाई 1/√6 है तो 1/√6 का होल स्क्वायर यानी C3 स्क्वायर यानी 1/√6 का होल स्क्वायर यानी 1/6। तीनों को जोड़ेंगे अपन तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ऐसे अपन को प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करनी है। ये इससे अलावा एक एक्स्ट्रा से ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का ये समझ में आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अपने पास में जो फंक्शन है उस फंक्शन अपने पास में आ गया, ये फंक्शन हो गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि भाई अपन को 3 स्टेट दी हुई है, ये 3 स्टेट दे दी। इफ द energies corresponding to phi1 cat, phi2 cat, phi3 cat is given by E1, E2, E3 respectively, write down the state of the system at any later time t। तो लेटर टाइम टी पे अपन को करना है, तो अपन ने लास्ट का थर्मोडाइनमिक्स इसका क्वांटम मैकेनिक्स का अपन ने क्या पढ़ा था, पोस्टुलेट्स पढ़ा था, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर वाला। तो अपन यहाँ से ये अपने पास में है, इस पे ऑपरेट कर देते हैं। और टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर क्या लिखा था, -i/h⁻t/h। ये था टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। मैंने कहा था याद भी रखना है e⁻⁻i/h⁻t। और ये किस पे ऑपरेट हो रहा है दोस्तों, साई x0 पे ऑपरेट हो गया, यानी ये इधर दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया, इसको ऑपरेट कर देंगे। तो ये इधर ऑपरेट हुआ तो इधर भी e⁻⁻i/h⁻t/h। और ये स्टेट अपन ने 1/√3 phi1 कैट प्लस 1/√2 phi2 कैट प्लस 1/√6 phi3 कैट। दोस्तों अभी अपन ने कल जो अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की जो क्लास थी उसमें अपन ने टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट का पोस्टुलेट अपन ने पढ़ा है कि यदि आपको t=0 टाइम पे किसी सिस्टम की स्टेट दी हुई है तो आफ्टर कुछ समय बाद में आप उस सिस्टम की स्टेट निकाल सकते हो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को अप्लाई करके, जिसको अपन ने निकाला था e⁻⁻i/h⁻t/h। इसका अपन यूज में लेंगे। बेसिकली अपन इसको पढ़ते नहीं है लेकिन ये काम की चीज है। तो यहां से इसको हाँ रिप्लेस करने का तरीका क्या है, रिप्लेस h बाई इट्स आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू अपन को अगले ने दे रखी है, एनर्जी आइगन वैल्यू E1, E2, E3। तो इसमें इसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये तो क्या कर देगा, ये तो इस पे ऑपरेट होकर अपन को दे देगा साई x और t, ऐसे दे देगा। ये 0 है, t 0 है, इसको क्या कर देगा, ये t कर देगा इस पे ऑपरेट होके। इसको देखना हो तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट में अपन ने किया है, x t पे ऑपरेट हो जाएगा। और यहां से इनको अपन एक बार अलग अलग कर लें, 1/√3 e⁻⁻i/h⁻t/h phi1 कैट प्लस 1/√2 e⁻⁻i/h⁻t/h phi2 कैट प्लस e⁻⁻i प्लस 1/√6 e⁻⁻i/h⁻t/h। और ये दोस्तों कितना हो गया phi3 कैट। ठीक है, अब इस पे अपन क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये E1 से रिप्लेस कर दें इसको, तो इक्वल्स टू 1/√3 ये क्या होगा e⁻⁻i/E1 t/h। भाई h कैप की जगह अपन ने क्या रख दिया दोस्तों, E1 रख दिया, E1 और phi1 कैट का phi1 कैट प्लस 1/√2 e⁻⁻i/E2t/h। और क्या आ गया phi2 कैट प्लस 1/√6 और e⁻⁻i/E3t क्या हो गया h। और ये क्या आ गया phi3 कैट, अपने पास में ये आ गया है। ठीक है, इस हिसाब से अपने पास में ये चीज आ गई है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, साई xt स्टेट हो गई।
आफ्टर टाइम टी। ये दूसरे का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ मैं एक नोट लगा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपको भी याद रखना है। नोट क्या है? इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, इफ वेव फंक्शन is normalized at a particular टाइम। किसी समय पर अपन को, अगले ने अपन को कहा था नॉर्मलाइज टू यूनिटी, नॉर्मलाइज फंक्शन है किसी समय टी पर। इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज एट ए पर्टिकुलर टाइम टी, देन it will also normalized, then it will also normalized, then it will also be, also always, हमेशा, also always normalize after some time। कि किसी फंक्शन अपन को नॉर्मलाइज दिया हुआ है तो उसके बाद में चाहे वो किसी आफ्टर टाइम टी पे वो हमेशा क्या होगा दोस्तों? नॉर्मलाइज्ड होगा। अब अपन को तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा हो गया अपना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम एट एनी टाइम टी इन द स्टेट phi 3 cat। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपन को, तो अपन तीसरे का आंसर ठीक है, अपन किसी वेव फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, अपन ने लिखा है पहले भी, एन सी एन फाई एन कैट। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करें अपन तो C1 फाई 1 कैट प्लस C2 फाई 2 कैट प्लस C3 फाई 3 कैट एंड सो ऑन CN फाई एन कैट अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अपन मल्टीप्लाई बाई हर्मिशियन कॉन्जुगेट। इसको हर्मिशियन कॉन्जुगेट से अपन मल्टीप्लाई करें तो देखो फाई एन बरा साई कैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C1 फाई एन बरा फाई 1 कैट प्लस C2 फाई 2 कैट प्लस C3 फाई एन फाई 3 कैट एंड सो ऑन CN फाई एन कैट टू फाई एन कैट। इस हिसाब से ये हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम, तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम in phi 3 state is given by, ये प्रोबेबिलिटी है, जिस स्टेट की पूछी है उस स्टेट के साथ में क्या कर देंगे? इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास में साई एक्स टी अपन को दे रखी थी, यहां मैं लिख देता हूं साई एक्स टी अपने पास में क्या लिखी हुई है? साई एक्स टी अपन ने निकाला था इक्वल्स टू क्या आया था भाई? साई एक्स टी इक्वल्स टू 1/√3 e टू द पावर माइनस आइटा E1t अपॉन h क्रॉस फाई 1 कैट प्लस 1/√2 e टू द पावर माइनस आइटा E2t अपॉन h क्रॉस फाई 2 कैट प्लस 1/√6 e टू द पावर माइनस आइटा E3t अपॉन h क्रॉस फाई 3 कैट। ये थी। तो यहां से अपन देखें तो फाई 3 स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ये कैट था, तो ये क्या हो गया? फाई 3 से इसको क्या कर दूं मैं? मल्टीप्लाइज कर दूंगा। नॉर्मलाइज स्टेट है तो देखो ये 0 हो जाएगा। फाई 3 के इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1/√3 e टू द पावर माइनस आइटा E1t अपॉन h क्रॉस फाई 3 बरा फाई 1 कैट मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/√2 e टू द पावर माइनस आइटा E2t अपॉन h क्रॉस फाई 3 बरा फाई 2 कैट। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों प्लस 1/√6 e टू द पावर माइनस आइटा E3t अपॉन h क्रॉस और फाई 3 बरा फाई 3 कैट। क्या आ जाएगा? फाई 3 बरा फाई 3 कैट आ जाएगा। ठीक है,
तो ये 0, ये 0, ये अपने प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी इसका मॉडुलस का स्क्वायर होता है। देन p इक्वल्स टू 5/3 साई एक्स टी का मॉडुलस स्क्वायर, और मॉडुलस स्क्वायर का मतलब 1/√6 e टू द पावर माइनस आइटा E3 t अपॉन h क्रॉस और 5/3 ब्रा 5/3 कैट का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अपन को पता है, ये इंटू इसका स्टार, तो स्टार करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पूरा अपन करें तो इसका स्टार करेंगे तो 1/√6 e टू द पावर माइनस आइटा E3 t अपॉन h क्रॉस, ये तो हो जाएगा 1 इंटू 1/√6 ऐसा कैसा, और e टू द पावर प्लस, क्योंकि इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे अपन, क्योंकि साई मोड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साई स्टार साई, तो ये तो मैंने साई लिख दिया और ये साई स्टार लिख रहा हूँ, तो E3 t अपॉन क्या हो गया h क्रॉस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोस्तों कितना आ गया 1/6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/6। इतनी माथापच्ची यदि अपन नहीं भी करें तो डायरेक्ट 5/3 स्टेट में पूछा है तो इसका स्क्वायर, 5/2 में पूछा है तो इसका स्क्वायर, और 5/3 में पूछा है, 5/1 में पूछा है तो इसका स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको करके बता दिया कि किस हिसाब से अपन स्टेट की प्रोबेबिलिटी अपन निकाल लेंगे। तो अपन को क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ये अंडरस्टैंडिंग है, बाकी इस क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, अब देखें एक क्वेश्चन और, समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करते हैं, आफ्टर टाइम टी स्टेट कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, सरल है। बस क्वेश्चन लंबा आता है, बच्चे देख के डर जाते हैं कि यार ये अपन से नहीं होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक oscillator, a one dimensional harmonic oscillator is in the state है psi x equals to 3 psi 0x minus 2 psi 1x और प्लस साई 2x ऐसी कोई स्टेट दे दिया, वेयर साई 0 साई 1 साई 2 आर द साई 0 साई 1 साई 2 आर द ग्राउंड कोमा फर्स्ट ग्राउंड कोमा फर्स्ट कोमा सेकंड एक्साइटेड state respectively the probability of finding the oscillator in ground state, the probability of finding the oscillator in ground state। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, फाई एन ब्रा साई कैट का मोड स्क्वायर बटे साई ब्रा साई कैट, फाई एन ब्रा साई एट का मॉडुलस स्क्वायर बटे साई ब्रा साई कैट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब अपन को ये फॉर्मूला फॉलो करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, बहुत सिंपल है। देखिए साई एक्स प्रोबेबिलिटी अपन को तो करनी है, तो अपन निकाल लें इसको। तो देखो कैसे, साई एक्स इक्वल्स टू अपन को क्या दे रखा है भाई, 3 साई 0x माइनस 2 साई 1x, ठीक है, प्लस साई 2x बटे प्रोबेबिलिटी का जो है साई ब्रा, साई का साई के साथ में ब्रा, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका 9 प्लस 4 और प्लस 1, तो साई x इक्वल्स टू नॉर्मलाइज फॉर्म में अपने पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√14, 9 4 13 1 14 और 3 साई 0x
-2 psi1x प्लस psi2x, ये अपने पास में आ गया, यानी ये समस्या अपन ने मेट दी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी अपन को पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, केवल ग्राउंड स्टेट की पूछिए दोस्तों, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, psi0 psi का मॉडुलस स्क्वायर। भाई इसका अपन ब्रैकेट करेंगे तो केवल ग्राउंड स्टेट का मतलब psi0 तो psi0 के साथ में कर देंगे और बाकी के साथ में सबके साथ में 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/√14 का स्क्वायर यानी 9/14। कितना आंसर हो गया इसका दोस्तों, 9/14 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को केवल अपन को ये वाला करना था। ठीक है, इसकी जो नॉर्मलाइजेशन वो नहीं आ रही था, 1 नहीं आ रहा था नॉर्मलाइजेशन, यानी यहाँ पर अपन ने क्यों किया ये निकालने के लिए, ये निकालने के लिए जो गुणांक थे उनका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या नहीं आया, 1 नहीं आया, तो 1 नहीं आया तो उनको निकालने के लिए अपन ने ये कर दिया। ठीक है, साई ब्रा साई कैट निकाल लिया, इसको ये कर दिया, अब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और तीनों का भाई ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ोगे तो तीनों का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको यदि आपने √14 नहीं लगाया तो √14 नहीं लगाया तो आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ करनी है दोस्तों। ठीक है, ऐसे अपन प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है, आफ्टर टी टाइम बाद में स्टेट निकालने का तरीका है। ठीक है, हाँ, अब दोस्तों देखियो जो हर्मिशियन संकारक अपन ने पढ़ा था उसमें अपनी जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं, तो वो मैं लिख दे रहा हूं, उनको आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। वैसे वो प्रॉपर्टीज आप लोगों को वहां मैंने डिस्कस की थी लेकिन लिखवाई नहीं थी, सत्य असत्य के क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, तो आपको लिखनी है, याद रखनी है कि एक हर्मिटिक संकारक आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल, कि हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है दोस्तों, वास्तविक होती है, ये प्रॉपर्टी है। और दूसरी क्या है कि एक हर्मिटिक संकारक के लिए भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित फॉर एनी हर्मिशियन ऑपरेटर आइगन स्टेट्स corresponding to different eigen value must be orthogonal। मस्ट भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल। ये दोनों मैंने आपको लैंग्वेज नहीं लिखाई थी इसलिए मैंने लैंग्वेज लिखाई है। ये दोनों प्रॉपर्टी दोस्तों आपको याद रखनी है कि आइगन वैल्यू जब भी कोई ऑपरेटर यदि हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उसकी आइगन वैल्यू हमेशा क्या है, रियल होगी हमेशा। और दूसरी है फॉर एनी हर्मिशियन ऑपरेटर आइगन स्टेट, यानी उसकी आइगन स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू, कि आइगन स्टेट है डिफरेंट आइगन स्टेट यदि है डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, और ऑपरेटर यदि हर्मिशियन है तो उसके जो आइगन स्टेट्स जो दोस्तों होंगे वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि जैसे फाई एन ब्रा फाई एम कैट इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। यदि फाई एन एक हर्मिशियन ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट है, ये दूसरे उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट है, तो दोनों जो आइगन स्टेट हैं उनका ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, साई एन स्टार साई एम डीटो इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, 0 होगा। यही मैंने लिखा है, दिस इज ऑर्थोगोनलिटी। लांबिक होते हैं, अर्थात हिंदी में आपको बताऊं तो पहला तो है कि एक हर्मिटिक संकारक के आइगन मान हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। और दूसरा ये हिंदी में लिखूं कि एक हर्मिटिक संकारक के लिए दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फ्लक्स परस्पर क्या होते हैं दोस्तों, लांबिक होते हैं। ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं।
ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रॉपर्टी वहाँ मैंने आपको बता दी थी लेकिन लिखवाई नहीं थी, तो आप इनको याद करोगे, क्योंकि सत्य और असत्य के क्वेश्चन आ जाए कि हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, इसमें दो आ गए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इनको रटना है, इन दोनों स्टेटमेंटों को। अब दोस्तों अपना चैप्टर अपन आगे बढ़ाते हैं। अब अपन बात करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन की। वैसे अपन ने डिस्कस कर लिया था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन फिर भी मैं वापस, क्योंकि अपन सिलेबस टू सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना हेडिंग है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से अपन देख रहे हैं दोस्तों कि ए अपने पास में कोई ऑपरेटर है और वो किसी स्टेट पे अप्लाई हो रहा है फाई एन कैट, या कैट मत लगाओ, सिंपल एक स्टेट ले लो, ए है वो फाई एन कैट पे फलन पे ऑपरेट हो रहा है, और ये क्या दे दिया, अपने पास में एक वैल्यू दे दी और इसकी स्टेट दोस्तों फाई एन डेस हो गई, यानी स्टेट बदल गई। इसको मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। इसकी स्टेट क्या हो गई दोस्तों, बदल गई, क्योंकि ऑपरेटर जो संकारक है वो किसी क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं, तो वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू देकर वेव फंक्शन को वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक इक्वेशन, जैसे मैंने बताया था एस आई बराबर ई साई। ठीक है, लेकिन यहाँ स्टेट क्या होगी दोस्तों, चेंज हो गई। एक दूसरी ऐसी इक्वेशन को अपन कंसिडर करते हैं कि ए कैफ है वो फाई एन स्टेट पे ऑपरेट होता है और अपने पास में ए एन कोई वैल्यू आ जाती है और ये स्टेट है वो फाई एन की फाई एन, यानी ये स्टेट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये समीकरण नंबर मैंने 2 बोल दिया। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान से अपन बोलने देखेंगे कि ए कोई संकारक है, वो किसी फलन पे ऑपरेट हो रहा है और उसने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी और वो स्टेट यानी फलन है वो वैसा का वैसा है, फलन में कोई चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। तो इसका मतलब ये जो फलन में यदि कोई चेंज नहीं हुआ है तो इस फलन को अपन क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन। क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन। क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन। और ये जो वैल्यू आई है इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, आइगन वैल्यू। और यहाँ स्टेट चेंज हो गई है तो इसको जनरली अपन क्या कहेंगे, वेव फंक्शन कहेंगे। फाई एन को यहाँ अपन क्या कह देंगे कि ये वेव फंक्शन है, लेकिन ये आइगन वेव फंक्शन नहीं है, ये सिंपली ए वेव फंक्शन, ये आइगन वैल्यू नहीं है, दिस इज द सिंपली ए न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसको अपन क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक आइगन वैल्यू जैसी इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है, अभिलाक्षणिक इक्वेशन है कि ए कोई ऑपरेटर है, फाई एन स्टेट पे ऑपरेट हुआ और इसने क्या कर दिया, ए एन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को तो अपन ने क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू कहेंगे, और इसको अपन क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन कहेंगे। जैसे एच साई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, एच पे ऑपरेट हुआ और इसने कुछ वैल्यू अपन को छोड़ दी और साई क्या हो गया, साई का साई कैट हो गया, तो ये कि जो इक्वेशन होगी उसको अपन कहेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। यानी एच यहाँ क्या है, संकारक है, साई स्टेट है, साई की साई यहाँ, साई की साई सही स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं हो, ये क्या हो गई दोस्तों, आइगन वैल्यू हो गई है। तो यदि स्टेट परिवर्तित हो रही है तो वो आइगन वैल्यू नहीं है, ना वो आइगन फंक्शन है। यदि स्टेट परिवर्तित नहीं हो रही है तो वो आइगन फंक्शन है और वो क्या है, आइगन स्टेट है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे कर देता हूं, कैसे, इफ एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन द, if an operator operates on the state, on the any state and states changes then lambda is not the आइगन वैल्यू। पहली इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। इफ एन ऑपरेटर ऑपरेट्स, ये ऑपरेटर है फाई एन स्टेट पे ऑपरेट हो रहा है और स्टेट चेंज हो रही है, फाई एन से फाई एन डेस हो गई, यानी बदल गई, तो लेमडा, जो लेमडा अपने पास में आया है, इज नॉट द आइगन वैल्यू। ध्यान से इसको नोट करेंगे, इज नॉट द आइगन वैल्यू एंड फंक्शन फाई एन कैट इज नॉट आइगन फंक्शन। ये आइगन फंक्शन नहीं होगा, इट इज ओनली ए फंक्शन, इट इज ओनली ए सिंपल फंक्शन।
ये बात अपन ने क्या कर दी, इक्वेशन 1 की बात अपन ने कर दी। ये जो इक्वेशन 1 लगाया है इसकी बात अपन ने यहाँ लिख दी है कि भाई ये क्यों नहीं है आइगन वैल्यू इक्वेशन, इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेट क्या हो रही है दोस्तों, चेंज हो रही है। अब इक्वेशन 2 की बात अपन लिख रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या कहता है कि स्टेट्स remains same after operating a cap, then an is called eigenvalue and corresponding wave function is called eigen wave function या eigen function, called eigen function। ये अपन ने कह दिया, ठीक है। और समझ में आ गई बात। और इक्वेशन 1 में जो फंक्शन है, इक्वेशन 1 में वेव फंक्शन है इज ओनली ए वेव फंक्शन, ये क्या है, ओनली ए वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है, लेकिन ये आइगन वेव फंक्शन नहीं है या आइगन फंक्शन नहीं है। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, इक्वेशन आपके पास में होगी, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, जनरली, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जनरली जो अपने पास में आइगन वैल्यू आई है दोस्तों, ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आइगन वैल्यू आई है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। लेकिन अपन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, स्थिति, मोमेंटम, एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये सारे के सारे जो ऑब्जर्वेबल्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेबल्स क्या है, हर्मिशियन है। इसलिए यहां पर जो आइगन वैल्यू अपने पास में आएगी वो रियल होगी। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन में जो आइगन वैल्यू है मे बी रियल एंड इमेजिनरी बोथ, लेकिन जितने भी मेजरेबल ऑब्जर्वेबल्स हैं, स्थिति, पोजीशन, क्योंकि अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या ऑब्जर्वेबल्स क्या क्या पढ़े हैं, एक्स कैप पढ़ा है, पी पढ़ा है, पी के तीनों डायरेक्शन पी एक्स पी वाई पी जेड पढ़ा है, डेल ऑपरेटर पढ़ा है, डेल स्क्वायर पढ़ा है, और क्या पढ़ा है भाई, ये हो गया आइटा एच क्रॉस डेल और डेल टी पढ़ा है, ई पढ़ा है, हैमिल्टोनियन पढ़ा है। ये सारे के सारे ऑपरेटर हैं, ये क्या है दोस्तों, हर्मिशियन है। तो अपन को ये जो क्वांटिटी है वो हर्मिशियन के लिए क्या है, रियल है। अपन ने अभी पढ़ी है प्रॉपर्टी, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, रियल। लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये एन रियल भी है और इमेजिनरी भी है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, सत्य वाले क्वेश्चन में अपनी गलती ना हो जाए दोस्तों। तो यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, क्या है इंपॉर्टेंट, जनरली ए एन आइगन वैल्यू मे बी रियल एंड इमेजिनरी। ए एन है वो रियल भी हो सकता है एंड इमेजिनरी बोथ, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स many observables like as energy, momentum, position, all are Hermitian. All are Hermitian operator and Hamiltonian. Hamiltonian भी तो है, Hamiltonian and Hamiltonian operator नहीं सॉरी and
हर्मिशियन ऑपरेटर हैज रियल आइगन वैल्यू, हैज रियल आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये an है वो इमेजिनरी भी है और दोस्तों रियल भी है, ध्यान रखोगे बात को। लेकिन अपन क्वांटम मैकेनिक्स में जो जितने भी हैं मैनी ऑब्जर्वेबल्स, जैसे अपन बात करें कि अभी तक जैसे आइटा एच क्रॉस डेल और डेल एक्स ये हर्मिशियन है, लेकिन डेल और डेल एक्स हर्मिशियन नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। डेल और डेल एक्स का डैगर इक्वल्स टू माइनस डेल और डेल एक्स होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए भी यहाँ क्या है, आइगन वैल्यू होगी, लेकिन वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी। लेकिन जितने भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं उसके लिए आइगन वैल्यू क्या है दोस्तों, रियल है। ठीक है, तो जनरली अपन आइगन वैल्यू इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट करें, एच कैप साई आर इक्वल्स टू ई साई आर, या कैट नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट अपन करें तो कैट नोटेशन में एच कैप साई आर का कैट बराबर ई साई आर का कैट। यदि अपन ऐसे करें साई एन वैल्यूज के लिए तो ई एन साई एन। ठीक है, जहां एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ये क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी आर, और पी मोमेंटम ऑपरेटर है तो एच कैप इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस क्या हो गया, वी आर हो गया। ये अपने पास में क्या है दोस्तों, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन की थोड़ी सी हिस्ट्री है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो क्या है कि यदि फलन पे अपन ने कोई ऑपरेटर किया और फलन यदि चेंज हो गया तो वो आइगन फंक्शन नहीं है, आइगन वैल्यू नहीं है। और यदि ऑपरेटर पे को अपन ने फलन पे ऑपरेट किया और आइगन फंक्शन अपना सेम टू सेम रहता है दोस्तों, तो उसको अपन कहेंगे आइगन फंक्शन, और जो उसके पास में जो वैल्यू है उसको अपन क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू कहेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो आइगन वैल्यू आई है वो इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स मैनी ऑपरेटर्स जो अपन ने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्या हर्मिशियन है, और हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू दोस्तों क्या होती है, रियल होती है। तो सत्य असत्य में यदि मान लो आ जाए कि आइगन वैल्यू हैज रियल एंड इमेजिनरी बोथ, तो ये बात एकदम सही है, आप इसको गलत मत कर देना। हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू का मान क्या होता है दोस्तों, रियल होता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों डीजेनरेसी अपभ्रष्टता। ये भी अपन ने पढ़ा था पोस्टुलेट्स में, लेकिन एक बार फिर से अपन डिस्कस कर देते हैं इसको। अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी अपभ्रष्टता की अपभ्रष्टता क्या है। ठीक है, तो वी कैन राइट एनी आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं अपन, ए कैप साई एन बराबर ई एन साई एन। ठीक है, या ए कैप ब्रैकेट में लिखे अपन, तो इसको अपन ने लिख दिया साई एन कैट इक्वल्स टू ए एन, और क्या लिख दिया, साई एन कैट। ठीक है, ऑपरेटर स्टेट चेंज नहीं हुई, तो देखो दोस्तों ये है ऑपरेटर, इसको अपन क्या कहेंगे, ऑपरेटर। ये क्या है, आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट। ये क्या है, आइगन वैल्यू, ए एन क्या है, आइगन वैल्यू, और ये क्या है, आइगन फंक्शन। यानी ये तो सेम टू सेम है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन या अभिलाक्षणिक आइगन वैल्यू इक्वेशन बोल सकते हैं। अब देखो कुछ टाइम में अपन क्या पाते हैं, कई समय में या कई बार अपन ये पाते हैं, क्या पाते हैं कि इट हैज फाउंड दैट कोरस्पॉन्डिंग टू सिंगल आइगन फंक्शन साई एन, सिंगल आइगन फंक्शन, वी हैव मैनी क्या, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं, समटाइम्स we found that corresponding to
सिंगल आइगन वैल्यू an, कि an तो अकेला ही है, corresponding to single eigen value an there are many eigen function will be possible। तो वो एक आइगन मान के कोरस्पॉन्डिंग यदि एक से ज्यादा आइगन फंक्शन है तो वो क्या कहलाएंगे, वो जो स्टेट हैं वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, डीजेनरेट। क्या कहलाएंगे, डीजेनरेट स्टेट कहलाएंगे। तो समटाइम्स वी फाउंड दैट कोरस्पॉन्डिंग टू सिंगल आइगन वैल्यू an सिंगल मैनी आइगन फंक्शन जैसे साई n1 साई n2 साई n3 एंड सो ऑन, ठीक है, पॉसिबल दे आर इंडिपेंडेंट। इसमें ये खास बात है, दे आर इंडिपेंडेंट, जो कि आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक से अधिक आइगन फंक्शन, साई n1 है, साई n2 है, साई n3 पॉसिबल है, जो कि साई n1 का साई n2 से कोई संबंध नहीं है, साई n2 का कोई साई n3 से संबंध नहीं है। कहने का मतलब दे ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। कैसे, जैसे मैं लिखना चाहूं तो ए कैफ साई n1 कैट इक्वल्स टू an साई n1 कैट, ऐसे ही ए कैफ साई n2 कैट इक्वल्स टू an साई n2 कैट, ठीक है। ए कैफ साई n3 कैट बराबर क्या हो गया, an साई n3 कैट। ध्यान से यदि अपन देखें एंड सो ऑन, तो an सेम है, an सेम है, an सेम है, यानी एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक से अधिक क्या है, आइगन फंक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन that is for single eigen value more than one eigen function will be eigen function which are linearly independent, eigen function which are linearly independent, then eigenvalue is called degenerate। और जितने पॉसिबल होंगे, जैसे 3 पॉसिबल हुए, 3 आइगन फंक्शन पॉसिबल हो गए तो 3 फोल्ड हो जाएगा, 4 हुए तो 4 फोल्ड हो जाएगा, 2 हो गया तो 2 फोल्ड जनरेट हो गया, ठीक है। एंड दिस property is known as degeneracy, ठीक है। समझ में आ गई बात, कि जैसे मान लो ये 3 आइगन फंक्शन है, इतना ही पॉसिबल है, तो इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी, 3 हो गई, और ये क्या हो गया, डीजेनरेट आइगन मान हो गया, ठीक है। समझ में आ रही होगी बातें। अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो और जैसे आगे 1 डायमेंशनल बॉक्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से, मतलब 3 डायमेंशनल बॉक्स, 1 डायमेंशनल बॉक्स, तो वहां पर भ्रष्ट आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। हाँ, पॉसिबल वैल्यू ऑफ, भाई डीजेनरेसी होगी कितनी, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आइगन फंक्शन for single for which
for which single eigenvalue is known as degree of degeneracy. Possible value of eigenfunction for single eigenvalue, ये इंपॉर्टेंट हो गई कि कितने भी आइगन, जैसे मान लो an के कोरस्पॉन्डिंग ये 3 है तो इसकी डिजेनरेसी कितनी होगी, 3 होगी इसकी डिजेनरेसी। अपभ्रष्टता कितनी होगी, अपभ्रष्टता की कोटि कितनी होगी दोस्तों, 3। यदि 2 होते तो कितनी हो जाती, 2। यदि n है तो n फोल्ड डिजेनरेट, जैसे यहां पर 3 मानेंगे तो इसको अपन कहेंगे 3 फोल्ड डिजेनरेट, यानी 3 फोल्ड डिजेनरेट का मतलब है कि एक आइगन मान के लिए कितने, 3 आइगन फलन संभव हैं। कितने फलन, आइगन फलन संभव है, 3 आइगन फलन संभव हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे एच कैप साई इक्वल्स टू ई एन साई एन, ठीक है। अब इफ ई के कोरस्पॉन्डिंग साई के, यदि ई के कोरस्पॉन्डिंग साई जो फंक्शन है, साई के या साई एन के एन स्वतंत्र मान संभव हैं तो ऊर्जा स्तर n गुना अपभ्रष्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा, f। इसका मतलब ये हुआ कि ई एन के एक मान के ई के कोरस्पॉन्डिंग, ये ई की एक वैल्यू है और इस एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इसकी कितने n मान यदि संभव होंगे तो ये जो ऊर्जा स्तर होगा दोस्तों, ये क्या होगा, n टाइम्स अपभ्रष्ट होगा। और इसी के कारण जो हाइड्रोजन एटम की सूक्ष्म संरचना और अति सूक्ष्म संरचना वो इसी अपभ्रष्टता के कारण आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाइड्रोजन एटम की अपन फाइन स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम जो अपन पढ़ रहे हैं वो किसके कारण आती है, इस डिजेनरेसी के कारण आती है, ठीक है। यह आपको अपभ्रष्टता डिजेनरेसी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो इसको और अच्छे से अपन समझ लेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन इंपॉर्टेंट एक बात अपनी करते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन और कम्यूटेटर की कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये काम में आएंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर अलजेब्रा, कम्यूटेटर बोल दो, ठीक है, या कम्यूटेटर अलजेब्रा बोल दो। कम्यूटेटर या कम्यूटेटर अलजेब्रा एक ही बात है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर जगह क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो वहां भी ये कम्यूटेटर काम में आएगा। क्या है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे कि 2 ऑपरेटर हैं और ये 2 ऑपरेटर के कम्यूटेशन रिलेशन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे मान लो ए कैप और बी कैप, कोई 2 ऑपरेटर हैं, इन दोनों का कम्यूटेशन ए कैप बी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब आगे इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, एंटी कम्यूटेटर है तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप बी कैप, इसमें यहाँ बीच में माइनस का निशान है तो ब्रैकेट ये है, और यहाँ ए कैप बी कैप प्लस बी कैप क्या हो जाएगा, ए कैप, इसको अपन बोलेंगे तो मजले ब्रैकेट में यदि है तो इसको बोलेंगे एंटी कम्यूटेटर, और इसको अपन क्या बोलेंगे, कम्यूटेटर। तो देखो द कम्यूटेटर ऑफ 2 ऑपरेटर, the commutator of 2 operator A cap and B cap denoted by A cap comma B cap and is defined by
डिफाइंड बाई, अभी मैंने बताया है ए कैप कॉमा बी कैप इक्वल्स टू ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। कैप केवल अपन किसके लिए डिनोट कर रहे हैं कि भाई ये ऑपरेटर है, तो ए बी बराबर ए बी माइनस बी ए, ये किसकी डेफिनेशन है, कम्यूटेटर की डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा एंटी कम्यूटेटर, एंटी कम्यूटेटर एंटी कम्यूटेटर को ए कैप कोमा बी कैप इससे डिपेंड डिनोट करते हैं, और इस डिफाइंड बाई ए कैप बी कैप इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए, ये आपको याद रखना है, ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज हैं या कम्यूटेटर एल्जेब्रा बोल सकते हैं इसको। तीसरी बात क्या है, हाँ तीसरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू ऑपरेटर इज सेड टू बी, टू ऑपरेटर is said to be commute. Two operator is said to be commute if their two operator is said to be commute if their commutator is equal to 0, that is भाई इनका कम्यूटेटर, ये कम्यूट कब कहलाएंगे, टू ऑपरेटर इज सेड टू बी कम्यूट, क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, तो इनको अपन क्या कहेंगे, कम्यूट कर रहे हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, जैसे ए कैप बी कैप का कम्यूटेटर इक्वल्स टू 0, तब अपन क्या कहेंगे कि ये कम्यूट्स है। ए कैप बी कैप का मतलब क्या है दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप बराबर क्या हो गया 0, इंप्लाइज दैट ए कैप बी कैप बराबर क्या हो गया बी कैप ए कैप, यानी यदि ऐसा है तो ये क्रम विनिमय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये कम्यूटेटर की डेफिनेशन है, और यदि ये इक्वल्स टू 0 है तो ये दोनों ऑपरेटर ए और बी हैं वो एक दूसरे को दोस्तों क्या करते हैं, कम्यूट्स करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एनी ऑपरेटर commutes with itself, खुद के साथ में हमेशा क्या करता है, कम्यूट्स करता है, अर्थात ए कैप का कम्यूटेटर ए कैप के साथ में हमेशा क्या होगा, कम्यूट्स होगा। एनी ऑपरेटर कम्यूट्स विद इटसेल्फ, आपको ध्यान में रखना है कि खुद ऑपरेटर है वो खुद के साथ में क्या करता है, कम्यूट्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ टू ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन, if two operator are Hermitian and their product is also Hermitian, if two product are Hermitian and their product is also Hermitian, these operators commutes, then these operators commutes। कैसे, जैसे ए बी डैगर, हर्मिशियन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं कि अपन ने प्रॉपर्टी लिखी है इफ टू ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन, जैसे ए बी दो ऑपरेटर हैं और ये हर्मिशियन है। हर्मिशियन इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए डैगर इक्वल्स टू तो ए है और बी डैगर इक्वल्स टू बी है, तभी ये हर्मिशियन है। तो ए बी डैगर क्या है, ए बी डैगर बराबर क्या होगा, बराबर होगा बी डैगर ए डैगर इक्वल्स टू क्या है, बी ए। भाई कम्यूट्स है, कम्यूट करते हैं तो ए डैगर इक्वल्स टू तो क्या है ए, और बी डैगर इक्वल्स टू क्या है बी है, क्योंकि हर्मिशियन है और इनका प्रोडक्ट भी अपने पास में ये है। अब अपन को दे रखा है, चूंकि अगले ने बोला है ए बी डैगर इक्वल्स टू क्या है, ए बी है, ए बी डैगर इक्वल्स टू क्या है, ए बी, क्योंकि ये तो क्या है कम्यूट कर रहे हैं, तो तब अपन क्या है, देन वी हैव ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए।
ए बी बराबर क्या है, ए बी डैगर इक्वल्स टू ए बी। देखो दोनों का प्रोडक्ट भी हर्मिशियन है, दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, ए बी। भाई ए, ध्यान से, इफ टू ऑपरेटर आर हर्मिशियन तो टू ऑपरेटर ए कैप ए डैगर इक्वल्स टू ए, बी डैगर इक्वल्स टू बी, और दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है, हर्मिशियन है, तो ए बी डैगर इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, ए बी। अब अपन ने ए बी डैगर की डेफिनेशन से निकाल लिया, बी डैगर ए डैगर इक्वल्स टू क्या हो गया, बी ए, और चूंकि हर्मिशियन है इनका प्रोडक्ट भी, तो अपन ने ये लिख लिया ए बी डैगर इक्वल्स टू क्या है, ए बी, और दोनों क्या है, बराबर है। देन वी हैव ए बी बराबर क्या होगा, बी ए, और ए बी बराबर बी ए का मतलब दोस्तों ए बी माइनस बी ए बराबर 0, और इसका मतलब क्या है, ए बी, यानी ये क्या करेंगे, कम्यूट्स करेंगे। यदि दो ऑपरेटर हर्मिशियन है, अलग अलग हर्मिशियन है, और उनका प्रोडक्ट भी हर्मिशियन है, तो दे कम्यूट्स टू ईच अदर, वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कम्यूट्स करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे अपन ने पोजीशन, ठीक है, यदि ये कम्यूट्स कर रहे हैं तब तो ये कम्यूट्स है, और यदि कम्यूट्स नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर है। जैसे x का पी एक्स के साथ में कम्यूटेटर क्या होगा, आइटा एच क्रॉस आई कैप। सेकेंडरी बुक में आई कैप नहीं लगा रखा है, इतना ही है, लेकिन दोस्तों ये आई कैप अपन को लगाना है, क्योंकि आई कैप का मतलब है यूनिट ऑपरेटर, इसका मान 1 है, लेकिन सही इसकी फॉर्म यही है, एक्स कैप पी एक्स कैप इक्वल्स टू आइटा एच क्रॉस आई कैप। ऐसे ही एक्स कैप वाई कैप पी वाई कैप इक्वल्स टू आइटा एच क्रॉस आई कैप, और जेड कैप पी जेड कैप इक्वल्स टू क्या है, आइटा एच क्रॉस आई कैप। ये कम्यूट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कम्यूटेशन रिलेशन वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर। ये क्या है, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर। इनको आपको ध्यान में रखना है, इनको याद भी रखना है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेयर आई कैप इज यूनिट ऑपरेटर, मैंने पढ़ाया है ऑपरेटर में कि यूनिट ऑपरेटर कौन सा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, अब ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली, अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर। प्रॉपर्टीज, बहुत ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है। एंटी सिमेट्री, क्या है दोस्तों, एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री का मतलब क्या है कि ए कम्यूटेशन बी, कम्यूटेटर बी का बराबर क्या होता है, माइनस बी कैप कम्यूटेटर ए कैप। इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं कि ए बी का कम्यूटेटर है वो बराबर होता है माइनस बी ए के कम्यूटेटर के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी यहीं लिख देता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या है, लीनियरिटी कि ए कोमा बी प्लस सी कैप प्लस डी कैप एंड सोन, ऐसे कम्यूटेटर में ऐसे आ जाए कि ए कैप कोमा बी कैप प्लस सी कैप प्लस डी कैप प्लस ई कैप, तो ये क्या होगा, अलग अलग के बराबर होगा। ए कैप बी कैप कम्यूटेटर प्लस ए कैप सी कैप कम्यूटेटर प्लस ए कैप डी कैप कम्यूटेटर एंड सो ऑन। ये इसको अपन क्या कहेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहेंगे कि कम्यूटेटर की क्या है, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, तीसरी है हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्यूटेटर। हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्यूटेटर। हर्मिशियन कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि ए कैप बी कैप का डैगर इक्वल्स टू कितना होता है, बी कैप डैगर कोमा ए कैप डैगर। जैसे अपन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ए बी डैगर का मतलब क्या है, बी डैगर ए डैगर, ऐसे ये कम्यूटेटर में है तो ए बी डैगर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डैगर ए डैगर। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। बंटनता, बंट जाता है, क्या है
इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है, ए कैप बी सी कैप, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए कैप कोमा बी कैप ब्रैकेट सी कैप प्लस का निशान, एक बार देखो ए बी आ गया, सी बाहर आ गया, बी इधर बाहर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ए कैप सी कैप। ध्यान देना बात को, ए बी सी, ए कैप बी कैप सी कैप प्लस, देखो बी इधर है तो एक बार ये सी बाहर आ गया, प्लस बी इधर है उसको इधर ले लेंगे और ए किसके साथ में आ जाएगा, सी के साथ में आ जाएगा। ऐसे ही ए कैप बी कैप सी कैप, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ए कैप बाहर आ जाएगा तो ए कैप बाहर आ गया, बी कैप सी कैप और प्लस बी कैप उधर बाहर चला जाएगा तो ए कैप सी कैप और इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों, बी कैप। इसमें ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बी यदि इधर है तो इधर बाहर आएगा, सी यदि इधर है तो सी उधर बाहर आएगा, ए है पहले ए है तो ए बाहर आ गया, बाद में बी उधर बाहर जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और पांचवी प्रॉपर्टी को दोस्तों अपन बोलते हैं जैकोबी, क्या बोलते हैं, जैकोबी प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, जैकोबी आइडेंटिटी, जैकोबी आइडेंटिटी। इसमें आपको चक्रीय क्रम का ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, चक्रीय क्रम, जैसे कैसे, ए है जैकोबी आइडेंटिटी, जैकोबी आइडेंटिटी क्या है, पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो जैसे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी हो गया, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस बी सी ए प्लस ए बी सी ए प्लस ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी प्लस सी ए बी बराबर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, जैसे कैसे, जैसे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, इस हिसाब से अपन को ये चलना है, यानी ये चक्रीय क्रम में अपन को चलना है। इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, इक्वल्स टू 0 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। ये इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ए बी सी या जैसे पी क्यू आर, उससे भी अपन रिलेशन, लेकिन अपन को ये याद रखना है, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, अपन ध्यान रखेंगे, ए कैप बी कैप की पावर n बराबर, ये होता है समेशन j बराबर 0 टू n माइनस 1, ये n है तो दोस्तों n माइनस 1 तक ये वेरी करेगा, b कैप j, ये क्या है, b कैप j, b की घात j, ठीक है, और a कैप b कैप, ठीक है, और दोस्तों b की घात n माइनस j माइनस 1, यहां क्या है, b की घात j, ए बी कॉम्यूटेटर, और b की घात n माइनस j माइनस 1, b की घात क्या है, n माइनस j माइनस 1, ए बी की घात j ए बी, b की घात n माइनस j माइनस 1, ठीक है, और इसी में a कैप की घात n b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, j बराबर 0 टू n माइनस 1, और a कैप की घात j, इसमें पहले a है तो घात पहले आएगी, a कैप की घात n माइनस j माइनस 1, और कॉम्यूटेटर क्या हो गया, ए बी, और यहाँ a की घात क्या आ गया, j, a की घात क्या आ गया, j आ गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस पर आधारित एक प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा देता हूं, क्या है प्रॉपर्टी, है a कैप b की घात n, सिंपली a कैप b की घात n बराबर अवकलन n b की घात n माइनस 1 और ए बी, ये आप याद रखोगे,
ये अपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रूव भी करवाया है। ए कैप बी की घात n बराबर n बी की घात n-1 ए बी और ए एन बी। सिंपली अपन लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली इसको लिखेंगे तो n ए कैप की घात n-1 और क्या हो जाएगा ए बी। चाहे तो ये याद कर लेना, चाहे ये दोनों याद कर लेना, बात एक ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑपरेट्स कम्यूट्स विद स्केलर। 7 नंबर की प्रॉपर्टी है, 7। ऑपरेटर्स कम्यूट्स विद स्केलर। यदि कोई स्केलर क्वांटिटी अपने पास में है तो ऑपरेटर उसके साथ में क्या करेगा, कम्यूट्स करेगा। या एन ऑपरेटर ए कैप कम्यूट्स विद एनी स्केलर बी, यानी ए कैप कम्यूट बी इक्वल्स टू क्या होगा 0। ये कोई स्केलर है बी और इसके साथ में ये ऑपरेटर क्या करेगा, कम्यूट करेगा। ए कैप बी बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उसके साथ में ऑपरेटर क्या करेगा, कम्यूट करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है सारी। 8 नंबर की प्रॉपर्टी वो क्या है दोस्तों, ट्रेस ऑफ कम्यूटेटर हमेशा क्या होता है 0 होता है। ट्रेस ऑफ कम्यूटेटर, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मैट्रिक्स में ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए बी, कम्यूटेटर का ट्रेस हमेशा क्या होता है दोस्तों 0 होता है। 9वीं जो प्रॉपर्टी है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई ए अपने पास में कोई ऑपरेटर है ए कैप और उसी ए कैप पे डिपेंडेंट कोई फंक्शन है। जैसे ए कैप कोई ऑपरेटर है और इसी ऑपरेटर पे डिपेंडेंट कोई फंक्शन है तो इन दोनों का कम्यूटेटर इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों 0 होगा। और इसमें अपन लिखे एनी फंक्शन ऑफ ऑपरेटर कम्यूट विद एनी फंक्शन ऑफ ऑपरेटर, एनी फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स कम्यूट्स विद ऑपरेटर, कम्यूट्स विद ऑपरेटर इटसेल्फ। हमेशा याद रखना इटसेल्फ, एनी फंक्शन ऑफ ऑपरेटर, ये फंक्शन ऑपरेटर का फंक्शन है, कम्यूट्स विद ऑपरेटर इटसेल्फ। ए कैप के साथ में इसका फंक्शन क्या है दोस्तों ऑपरेटर है। जैसे 10वीं प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं क्या कि एफ ए कोई फंक्शन है कोमा जी ए इक्वल्स टू क्या है 0 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों अलग अलग फंक्शन है। ऐसे ही एफ ए कोमा जी बी कम्यूट्स, ये नॉट इक्वल्स टू क्या है 0, क्योंकि यहां ऑपरेटर ए कैप है, यहां ऑपरेटर क्या है जी बी है। कब ये कम्यूट करेंगे, एफ ए कैप कोमा जी बी कैप कम्यूट्स टू ईच अदर बराबर 0 होंगे ओनली इफ ए कैप बी कैप बराबर क्या होगा 0। ये कम्यूट्स कब होंगे 0, जब ए बी का कम्यूटेशन क्या होगा इक्वल्स टू 0 होगा दोस्तों। ठीक है, एफ ए जी बी बराबर 0 कब, ओनली इफ ए कैप बी कैप बराबर 0। और 11वीं प्रॉपर्टी जो अपन ने पहले भी डिस्कस कर दी, एक्स आई एक्स जे बराबर 0, दोनों पोजीशन है तो एक्स आई एक्स जे बराबर 0। ऐसे ही कम्यूटेशन एक्स आई पी जे इक्वल्स टू, अपन एक साथ ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू डेल्टा आईटा एच क्रॉस डेल्टा आई जे, आईटा एच क्रॉस डेल्टा आई जे, क्रोनेकर डेल्टा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आई, यदि आई और जे, डेल्टा आई जे का मतलब है 1 इफ आई बराबर जे, और डेल्टा आई जे बराबर क्या है 0 इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे। ये बात आपको ध्यान में रखनी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और पी आई पी जे और पी आई पी जे इक्वल्स टू क्या दोस्तों 0।
ये भी क्या है, 0 है। तो ये और ये अपन को ध्यान में रखनी है। और कुछ कम्यूटेशन और हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या है, जैसे वो मैंने x कैप पी एक्स लिखा दिया है। अब जैसे x कैप, वो तो यहाँ से क्लियर हो गए दोस्तों। जैसे ये अपन कर रहे हैं एक्स आई पी जे इक्वल्स टू डेल्टा आई जे। यदि मान लो i बराबर x करें और j बराबर y करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। ये तो हो गया आईटा एच क्रॉस डेल्टा आई जे। तो जैसे x पी एक्स दोनों x डायरेक्शन में तो आईटा एच क्रॉस, ऐसे ही y पी वाई, ऐसे ही ये क्या होगा आईटा एच क्रॉस, ठीक है। ऐसे ही z पी जेड क्या हो गया आईटा एच क्रॉस। ऐसे ही जैसे x कैप पी वाई 0 बराबर x कैप पी जेड, दोनों अलग अलग हैं। देखो बेसिस ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, तो x कैप पी जेड। ऐसे ही y कैप पी एक्स बराबर 0 और ये किसके बराबर है, बराबर y कैप पी जेड। ऐसे ही z कैप पी एक्स बराबर 0 और ये किसके बराबर है, z कैप पी वाई 0 होंगे। ऐसे ही अपन देख रहे हैं ऐसे ही दोस्तों अपन जैसे एल एक्स एंगुलर मोमेंटम एल एक्स एल वाई इक्वल्स टू क्या होगा आईटा एच क्रॉस एल जेड, ठीक है। एल वाई चक्रीय क्रम में एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स आईटा एच क्रॉस एल एक्स चक्रीय क्रम में, याद रखने का आसानी हो जाएगी। और एल जेड एल एक्स बराबर क्या हो जाएगा चक्रीय क्रम में आईटा एच क्रॉस एल वाई। ये भी तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं एग्जाम में। और इन तीनों के बेसिस पर एल कैप क्रॉस एल कैप याद रखना है, आईटा एच क्रॉस क्या होगा दोस्तों, एल होगा, ठीक है। और एल कैप स्क्वायर एल एक्स बराबर एल कैप स्क्वायर एल वाई बराबर एल कैप स्क्वायर एल जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 0 होगी। ये आपको याद रखना है। और एल जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है उसको अपन कैसे निकालेंगे, एल इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस पी, आर की वैल्यू 3, ये मैंने बताया हुआ है पीछे की वीडियो में। तो एल एक्स इक्वल्स टू क्या होगा माइनस आईटा एच क्रॉस, और ये होता है वाई डेल और डेल जेड माइनस जेड डेल और डेल वाई। एल एक्स ऑपरेटर एल एक्स बराबर माइनस आईटा एच क्रॉस वाई डेल और डेल जेड माइनस जेड डेल और डेल वाई। ऐसे ही एल वाई इक्वल्स टू माइनस आईटा एच क्रॉस और जेड डेल और डेल एक्स माइनस एक्स डेल और डेल जेड। और ऐसे ही एल जेड बराबर माइनस आईटा एच क्रॉस और एक्स डेल और डेल वाई माइनस वाई डेल और डेल एक्स। ये ऑपरेटर अपन को अपने पास में ऐसे आते हैं, ये अपन को याद रखने हैं। अब दोस्तों देखिए दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, दो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के बारे में। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सो दैट द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, so that the commutator of Hermitian operator is anti-Hermitian, ये शो करना है, ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। कम्यूटेटर ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन। जैसे अपन ने सॉल्यूशन इसका देखना है तो दोस्तों अपन ने मान लिया लेट ए कैप बी कैप आर टू हर्मिशियन ऑपरेटर,
ए कैप और बी कैप दो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, हर्मिशियन है तो ए कैप डैगर इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, ए, और बी कैप डैगर इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, बी। तो ए कैप बी कैप का डैगर, अभी अपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये ए कैप बी कैप का कॉम्यूटेशन ए कैप ए बी माइनस क्या हो गया, बी ए, और क्या लगा दिया, डैगर। डैगर की प्रॉपर्टी से दोस्तों अपन ने क्या कर दिया, इसको किया, तो ये हो गया बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर, और ये क्या हो गया, बी ए, और माइनस ये क्या हो गया, ए बी, इक्वल्स टू इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, बन गया अपने पास में ए बी माइनस क्या हो गया, बी ए, और इसको दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस बी ए माइनस ए बी, और इसको अपन सॉरी यहीं से इसका आंसर आ गया, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ए कैप और बी, माइनस का निशान भाई, इसको अपन खोलेंगे तो ए बी माइनस बी ए माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए माइनस ए बी। तो दो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एंटी हर्मिशियन होते हैं, ठीक है। सो द कम्यूटेटर ऑफ ए कैप एंड बी कैप, सो द commutator of a cap and b cap are a cap and b cap is anti hermitian, is anti hermitian, यानी ए बी का डैगर इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, माइनस ए कैप बी कैप, ये याद रखना आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए कैप बी सी और डी। अब क्वेश्चन को देखते ही दोस्तों बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, तो पहले तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी लगेगी। क्या प्रॉपर्टी लगेगी, बराबर, पहले ए को छोड़ देंगे बी सी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी कैप सी कैप और ए कैप डी कैप, ठीक है। और प्लस ये प्रॉपर्टी लगी बी सी को इधर ले आए, ए कैप डी कैप बच गया। फिर अब क्या बचेगा, ए कैप को बी सी के साथ में और डी कैप इधर का इधर आ गया। भाई एक बार बी सी इधर आ गया, बाहर आ गया, ए कैप का डी कैप के साथ में, और एक बार ये ऐसे अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आधार पे लिख लिया। अब इसको अपन लगाएं हर्मिशियन, तो ये बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और ये क्या हो गया दोस्तों, ए डी माइनस डी ए, प्लस ये है तो इसको अपन खोलें तो ये क्या हो गया, ए कैप ऐसा कैसा, पहले इसमें ये लगा दें, क्या लगा दें, बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और ये क्या हो गया, डी कैप, बी सी माइनस सी ए डी कैप हो गया। भाई इसको अपन ने खोला तो ए बी सी डी, ए बी डी कैप, और माइनस क्या आ गया, बी सी माइनस सी ए, और ये क्या आ गया, ए कैप डी कैप, ठीक है। इसको अपन पूरा इसको इससे गुणा इससे गुणा काटा पीटी करेंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा अपना। ये आपको करना है सी कैप बी डी ए सब पे कैप माइनस बी सी डी ए प्लस ए बी सी डी और माइनस ए सी बी डी, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये अपन को करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है और करना भी है। इस हिसाब से दोस्तों अपन को क्या करना है, कम्यूटेशन रिलेशन पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपन को लगाना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन जो अपनी एरेनफेस्ट थ्योरम है और कम्यूटेशन रिलेशन पे जो भी न्यूमेरिकल हैं दोस्तों वो अपन कर लेंगे, और अपना क्वांटम मैकेनिक्स का एक पोर्शन है वो दोस्तों पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।